Hello everyone, I am Vishal Gyanani, Chemistry Faculty Member of Motion Education Private Limited, गुवाहाटी सेंटर। ओके, तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा और ठीक है, अभी क्लास 12th की केमिस्ट्री हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूं। पढ़ने से पहले आपको ये बातें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ओके, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ये बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो भी लेक्चर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होते ही आपको पहले तो कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो भी लेक्चर यहाँ पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आपको नोट करते हुए जाना है, ठीक है ना। आप अभी ऑब्वियस सी बात है, क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर के जो भी बातें बोली जा रही है उनको नोट डाउन कीजिए। ओके, सेकंड थिंग, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और लेक्चर कंप्लीट होते ही आपको, जैसे मान के चलिए फर्स्ट लेक्चर आपने कंप्लीट किया, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आपने देखा, तो फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद में जो भी आपने नोट्स बनाए, उस लेक्चर के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, अब क्लास 12th में आप लोग पहुंच चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की होगी। कहने का मतलब उनका बेसिक्स क्लियर होगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ में लिया, मैंने सबके लिए नहीं बोला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका क्लास 11th का बेसिक क्लियर नहीं होगा। ओके, और 12th क्लास की अगर बात करें ना, तो 12th क्लास में ये मान के चलिए आप कि जो बेसिक है ना क्लास 12th का, वो पूरा क्लास 11th में आ जाता है। यानी कि क्लास 11th की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, सब कुछ बताऊँगा, जो भी आपको नहीं आता है वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, बस आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बातें बताने का मेन रीज़न यही है कि आप क्लासरूम में नहीं बैठे हैं। ओके, आप क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, दैट मीन्स हम दोनों का कोई ऐसे फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। जो भी चल रहा है सब वर्चुअल चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं पड़ेगा यहाँ खड़ा होकर के कि आपने नोट्स बनाए हैं या आप रिवाइज कर रहे हैं, ये कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप सीरियस हैं, अगर अपनी पढ़ाई को लेकर के और सेलेक्ट होना चाहते हैं, साथ में बोर्ड क्लासेस में भी आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इन बातों को तो फॉलो कीजिए, ठीक है। आप बस ये फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाइए, ठीक है ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस भी टॉपिक को मैंने पढ़ाया, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जाना है। अच्छा, एक लास्ट बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे अपना लेक्चर यहाँ पे जो भी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि लेक्चर्स के बीच में मैं कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना। कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर आ गया, अब क्रॉस क्वेश्चन आ गया तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा ना, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो क्रॉस क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूँगा और मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि घर बैठ करके अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको एक बार अपने माइंड में रिकॉल करना है। अगर आपको आंसर आता है तो रिकॉल करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे कराया जाता है तो न्यूमेरिकल को कॉपी पेन में सॉल्व करना है। आपको मेरा वेट नहीं करना है कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा या आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप खुद ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपी करेंगे अगर आपको नहीं आया तो, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और आपको अच्छे से पता है नीट का या जेईई की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा, सोचने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए इन बातों को आप फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले, ठीक है। चलिए क्लास 12th में स्टार्ट करता हूँ। देखना, अब आपको जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना है। कुछ समझ नहीं आता, वीडियो को पॉज करके या एक बार बैक करके फिर से देखिए, ओके। चलिए, भी क्लास 12th की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीनों सेक्शंस प्रेजेंट है, केमिस्ट्री के तीनों सेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। तीनों सेक्शन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। और मैं अगर सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करूं बोर्ड क्लासेस में भी और साथ में नीट एंड जेईई मेंस या एडवांस के अंदर भी, तो
तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके है ना, फिजिकल का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, बट ऑर्गेनिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे होगा केमिकल काइनेटिक्स। चलिए भाई देखिए, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी चैप्टर है, बोर्ड क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें से भी अगर मैं एवरेज क्वेश्चंस की बात करूं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको मीनिंग बता देता हूँ, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, तो अगर मीनिंग की बात की जाए तो देखिए, ये चैप्टर यहाँ पे ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ओके, फर्स्ट वर्ड इज केमिकल, और इस वर्ड को मैं रिलेट कर सकता हूँ बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड सेकेंड वर्ड इज योर काइनेटिक्स। फिजिक्स का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्पीड। क्या मीनिंग होता है? स्पीड। ओके, और जब आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में इस चैप्टर का क्या मीनिंग निकल के आएगा? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या मीनिंग निकल के आया? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स हमको इस चैप्टर में किस टॉपिक के साथ में डील करना है? हमें यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कितनी होती है उसके साथ डील करना है। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, रिएक्शन का क्या मतलब होता है। अगर मैं किसी बेसिक केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो वहां पे आपको पता होगा कि रिएक्टेंट पार्ट से प्रोडक्ट पार्ट में कन्वर्ट होना, बस उसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जब आप कोई रिएक्टेंट अगर केमिकली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्टेंट पार्ट प्रोडक्ट में कितने टाइम में या फिर कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उस स्पीड को हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके, तो ये तो चैप्टर का मीनिंग हुआ। अब मेन चीज ये, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आप ही के सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए जाता हूँ, जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा इट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? रेट क्या है? रेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली जो स्पीड होती है ना, उसी को रेट बोला जाता है। मैंने बस इतना किया है कि स्पीड का इस चैप्टर में जो जिस टर्म में नाम यूज लिया जाता है उसको बोला जाता है रेट। यानी कि आप स्पीड को क्या बोल सकते हो? रेट। तो जो इस चैप्टर का मीनिंग है वही मैंने यहाँ पे फर्स्ट सब टॉपिक रखा है। ठीक है, तो ये अपन को सबसे पहले पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि किस टाइप से आपकी केमिकल रिएक्शन फॉलो होती है। ठीक है, किसी रिएक्शन की स्पीड कितनी होती है, ये सब हमको फर्स्ट वाले पार्ट में देखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो आपका केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर का होगा वो होगा द वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स विच affects to the chemical reaction or to the rate of chemical reaction, chemical reaction। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये बात या तो आपको पता होगी या मैं आपको बता दूं,
कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करती है, जैसे मान लो मैंने बोला H2 + Cl2 से ट्वाइस ऑफ HCl आप फॉर्म कर रहे हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो वो अपनी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। और अगर मान लीजिए उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट करके रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं या प्रेशर इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर या प्रेशर या कोई दूसरा फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे रिएक्शन की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब हमको इस सेकंड वाले टॉपिक में डिस्कस करना है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन है ना, नेचर ऑफ रिएक्शन एंड कैटालिस्ट हो गया एंड सो ऑन। बहुत सारे फैक्टर्स हमको इस वाले सेकंड टॉपिक में डिस्कस करने। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉपिक। एंड थर्ड सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, आपको ये बात भी पता होगी कि कोई भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट पार्ट से प्रोडक्ट पार्ट बनता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट पार्ट से प्रोडक्ट पार्ट फॉर्म होता है, तो आपको भी इतना पता है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक, लेकिन कई बच्चों को ये भी पता होगा, मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, या मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इंटरमीडिएट का फॉर्म होना, या फिर मैं बात करूं ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म होना एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रोसेसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और कहने का मतलब इन सारी प्रोसेसेस को हमको डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है मैं आपको बता दूं। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि मिनिमम 2 स्टेप्स का फॉलो होना। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में मिनिमम 2 स्टेप्स का फॉलो होना, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। ठीक है, इस टॉपिक को हम फर्स्ट वाले टॉपिक के साथ में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट वाले टॉपिक के साथ ही डिस्कस करने वाले। क्लियर है यहां तक? तो पहले तो आप ये सब कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे अपन लिखते हैं। चलिए भी, सबसे पहले कॉपी करने के बाद में आप पहले चैप्टर की डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए। चैप्टर का मीनिंग क्या है वो लिखवाता हूं, नोट डाउन करना। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with rate of chemical reaction, in which we deals with rate of chemical reaction and its various factors। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with rate of chemical reaction and its various factors। ओके, ये आप नोट डाउन करो। उसके बाद में अपन यहां पे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए भाई देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने से पहले आप अपने माइंड में, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बोलूंगा जैसे अभी बोल रहा हूं, आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ रेट और व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ स्पीड, क्योंकि रेट ऑफ स्पीड को आप इस चैप्टर में लगभग सिमिलर मान सकते हो। ठीक है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट। ठीक है ना, ये जो भी क्वेश्चंस मैं इस टाइप से बोलता हूं बस आपको अपने माइंड में सोचना है, ताकि आपकी कैपेसिटी जो होगी है ना सोचने की, चैप्टर्स के अंदर जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उनके ऊपर काम करने की या सोचने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों से ही ये सब इंक्रीज होता है। चलो भाई, रेट का मतलब मैं आपको बताता हूं। रेट इज सिंपली वी कैन से दैट
इट इज चेंज इन एनी क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, रेट इज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या बोला मैंने रेट के बारे में, क्या बोला, या स्पीड के बारे में क्या बोला, कि अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, सिंपली आप उसको क्या बोल देते हो, रेट। ठीक है, रेट के बारे में मैंने बोला रेट इज सिंपली चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अच्छा मैं इसको आपको एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने व्हीकल के थ्रू कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, यहां से आप चले और ये आपकी डेस्टिनेशन। ठीक, आपको यहां से चलना है और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ओके, और जैसे जैसे आप अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जाएंगे पहुंचते जाएंगे पहुंचते जाएंगे, मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे आप यहाँ पे मूव करेंगे यहाँ पे चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सोचना है बस माइंड में आपको। जैसे जैसे आप अपने व्हीकल के थ्रू आगे बढ़ेंगे चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपने सोचा होगा, अपने माइंड में आया होगा, चेंजिंग क्वांटिटी इन दिस एग्जाम्पल इज इक्वल टू डिस्टेंस। आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी डेस्टिनेशन की साइड में मूव करते जा रहे हैं डिस्टेंस कम होती जा रही है। ओके, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो गई, डिस्टेंस। ओके, और इसी एग्जाम्पल को अगर मैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिलेट करूँ ना, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कहने का मतलब व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो सब हमको यहाँ पे देखना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप रेट की डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, एक बार ये अपनी कॉपी में लिखिए, एक बार लिखना, रेट इज सिंपली डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये लिखने के बाद में आप ये वाला एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आगे जब आप पढ़ेंगे अपने नोट्स को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, इस टाइप से आप एक एग्जाम्पल बना सकते हैं अपनी कॉपी में। यहाँ पे आपका व्हीकल आएगा, ठीक है, और ये व्हीकल कुछ इस टाइप से ट्रैवल कर रहा है, ये आपकी डेस्टिनेशन। ओके, और आप जैसे जैसे अपनी डेस्टिनेशन की साइड मूव करेंगे यहाँ पे चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से मेंशन कीजिए, एक बार इस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखना, ठीक है, अभी बस आप समझिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट। तो हमने देखा था रेट इज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर चेंज इन एनी क्वांटिटी divided by total time taken। ओके, और अगर यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं, केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किस किस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, या फिर प्रेशर भी बोला जा सकता है, या तो कॉन्सेंट्रेशन बोलिए या फिर प्रेशर। ठीक है ना, गैसियस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो गैसियस रिएक्शन में प्रेशर भी चेंजिंग क्वांटिटी हो सकती है। ओके, तो पहले ये वाली बात आप नोट डाउन कीजिए कि इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर। ओके, इसके बाद लिखिए concentration of reactant is continue decreases, concentration of reactant is continue decreases and concentration of product is continue increases। ओके, ये सब आपको लिखना है। ये लिखने के बाद में, अच्छा अगर मैं यहाँ पे रेट, ये तो मैंने रेट का फॉर्मूला डिफाइन किया, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला डिफाइन करना हो तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे,
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओब्लिक प्रेशर, प्रेशर की टर्म में भी बात की जा सकती है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, अच्छा अगर मुझे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना हो तो मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, डेल्टा सी का मीनिंग, डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, दैट मीन्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, ये मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन का रफ फॉर्मूला, ठीक है ना, रफ फॉर्मूला बोल रहा हूं, ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन का रफ फॉर्मूला। ओके, अब आप ये सब कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखना, तो हमने यहां पे फॉर्मूला लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, इस फॉर्मूले को देखकर आपको क्या थोड़ा कुछ फील हो रहा है क्या? इस फॉर्मूले को देखकर कुछ पता पड़ रहा है क्या? देखिए, नहीं पड़ रहा है तो देखिए, यहां पे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एंड वन मोर थिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या आपको ये दो बातें पता पड़ रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये जो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है ये तो पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में, आगे जब मैं आपको वेरियस फैक्टर्स के इफेक्ट्स बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये जो टाइम का इफेक्ट है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ROR आपको नजर आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखना है अब हमें, देखना सुनना। इसका मतलब हुआ कि यार अगर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने में मान लीजिए ज़्यादा टाइम लगता है, मान लो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? डेफिनेटली आप सोच सकते हो ना इस बात को आप कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो। ओके, कॉमन सेंस ही बात है। हम या फिर इसके जस्ट अपोजिट बात की जाए कि अगर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में बहुत कम टाइम लग रहा है और अगर टाइम कम लगेगा तो दैट मीन्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन बातों को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी देख सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, स्लो। या फिर इसके अपोजिट में बात करूं कि अगर टाइम कम लग रहा है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इजी सी बात है ना, बहुत कॉमन सेंस सी बात है। आप चाहो तो इसको आप अपने वो जो आपने एग्जाम्पल लिखा था ट्रैवलिंग वाला, उससे भी रिलेट कर सकते हो। आप ट्रैवल करो, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि आप ये मान के चलिए आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं और पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे व्हीकल की स्पीड क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बहुत कम है। ठीक है, या जस्ट अपोजिट बात करूँ, मैं बोलूँ कि आप बहुत जल्दी पहुँच गए, है ना, जहाँ आपको पहुँचना था वहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए, तब आप क्या बोलोगे, अपने व्हीकल की स्पीड क्या होगी? भाई अगर जल्दी पहुँचने का मतलब क्या है, टाइम कम लगा, और टाइम कम लगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर है? आप वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना, वहाँ से भी आप सोच सकते हो। तो अब देखिए, इस टाइम के फैक्टर की हेल्प से, कहने का मतलब इस टाइम फैक्टर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से पार्ट्स है पहले मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पार्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड पार्ट इज, है ना, आपको पता पड़ रहा होगा, वेरी स्लो रिएक्शन, एंड योर थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये 3 पार्ट्स हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तीनों को मैं मेंशन कर रहा हूँ
कि इस टाइम फैक्टर की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड इज वेरी स्लो एंड थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, अब देखिए मैं पहले वेरी फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, आपको पहले कॉपी में लिखना है, ठीक है, कॉपी में लिखना है कि 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती है टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज वेरी फास्ट, सेकंड इज वेरी स्लो एंड थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक डालेंगे, फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके। अच्छा, कॉपी में मैं ये सब क्यों लिखवा रहा हूं आपको, है ना, आप भी डायरेक्ट ये टॉपिक डाल सकते थे। कॉपी में लिखवाने का रीज़न ये है कि बोर्ड क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो हम वो भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कुछ सिस्टम से लिखिए, है ना, पहले तीनों पार्ट्स लिखना है, उसके बाद पहले ये टॉपिक डालिए। चलो भाई, वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हमको सारी बातें करनी है इन फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाम से ही क्लियर होगा वेरी फास्ट का क्या मतलब है। ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लग रहा है, ठीक है। कहने का मतलब रिएक्टेंट पार्ट से प्रोडक्ट पार्ट में कन्वर्ट होने में टाइम कितना लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम। और इस टाइप की रिएक्शंस इतने कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, इतने कम टाइम में कंप्लीट होती है कि नॉर्मली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली आप इन टाइप की रिएक्शन के लिए रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मीनिंग क्या है, नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है ना। बहुत कम टाइम लेती है ये कंप्लीट होने में। दैट मीन्स इतना कम टाइम लेती है कि नॉर्मली आप रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ओके। इस टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो पहले तो आप वेरी फास्ट का मीनिंग लिखिए, क्या मतलब होता है वेरी फास्ट का। द रिएक्शन विच completes in very few time, or we can say the reaction which completes in fraction of seconds, ब्रैकेट में आप ये डाल दीजिएगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर मिली सेकेंड, ये सब बोला जा सकता है, ठीक है ना। द रिएक्शन विच कैन कंप्लीट्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके। और वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में हमने बोला कि रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओके। यानी कि हम इसमें रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि इस चैप्टर में आपको डिस्कस ही क्या करना है, रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करना, और आप यहाँ पे रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब ये वाली रिएक्शन हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में रेट को कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हो रेट तो कैलकुलेट की नहीं जा सकती, मतलब ये टॉपिक बस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ वेरी फास्ट रिएक्शन का। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है ना, आयनिक रिएक्शन मीन्स जिनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, उन रिएक्शंस को वेरी फास्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो मैं दैट मीन्स जितनी भी आयनिक रिएक्शंस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ AgNO3 प्लस NaCl, और ये रिएक्ट करके हमें दे देंगे AgCl प्रिसिपिटेट प्लस NaNO3, ठीक। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से आयनिक रिएक्शन, ठीक है। आयनिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आयंस किसके बीच में बनते हैं, आयंस बनते हैं हम बोल सकते हैं सॉल्ट के बीच में, यानी कि सॉल्ट के अंदर आयंस बनते हैं।
अगर आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया हुआ है तो डेफिनेटली आयन बनेंगे। ओके और आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा AgNO3, NaCl, AgCl एंड NaNO3 सब क्या है? सॉल्ट्स। ठीक है, और ये जो सॉल्ट्स हैं ये कहाँ पे रखे हुए हैं? वाटर के अंदर। ठीक है ना, वाटर में रखे हुए हैं। उनको मैं कुछ इस टाइप से शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, छोटी छोटी सी टर्म्स आपको आनी चाहिए, मैं इनको इस टाइप से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार देख लीजिए, AQ का मीनिंग होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है कि आपने ये जो रिएक्शन कराई है ना, कहने का मतलब ये जो आपने सॉल्ट्स लिए हैं ना, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही NaCl भी एक्वस में प्रेजेंट होगा, तो ध्यान रखना है आपको एक्वस का क्या मीनिंग है, एक्वस आएगा सब जगह। ठीक है, और अगर एक्वस यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट होंगे अपने आयंस के अंदर, लाइक Ag+ एंड NO3-, ऐसे ही NaCl भी Na+ एंड Cl-, और वहाँ पे हमारे पास आयंस मिलेंगे Ag+ एंड Cl-, एंड लास्ट वन इज Na+ एंड NO3-। ओके, अब बात ये आती है कि इस रिएक्शन को वेरी फास्ट के अंदर क्यों रखा गया है। ठीक है, क्या रीजन है भाई? ऐसे ही नाम नहीं दे सकते ना कि वेरी फास्ट का एग्जांपल आयनिक रिएक्शंस, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो क्यों हमने इसको वेरी फास्ट के अंदर कैटेगराइज किया है? इसलिए कैटेगराइज किया है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन में कोई बॉन्ड नहीं, कहने का मतलब इसके अंदर जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं वहां पे कोई भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे तो आपको नजर आ रहा है सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा ना, यहाँ पे देखिए एक बार, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक AB एक कंपाउंड लिखता हूँ, आपको नजर आ रहा है ये मैंने इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपको रिएक्शन करानी है, रिएक्शन कराने के लिए आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी तो दो जो आपके पास एलिमेंट्स है वो अलग हो पाएंगे। ठीक है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो जितनी भी इस टाइप की रिएक्शंस हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सब वेरी फास्ट के अंदर नहीं आते हैं। वेरी फास्ट में इसलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया है क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, और अगर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनमें सिर्फ आयंस का इन्वॉल्व होगा, और ये आयंस एक दूसरे में कुछ इस टाइप से इस टाइप से अट्रैक्ट करने लगेंगे सॉरी, और इस टाइप से अट्रैक्ट करके और ये नए आयंस में यानी कि नए कंपाउंड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। ठीक, इसलिए इस एग्जाम्पल को रखा गया है वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर। अच्छा, बॉन्ड वाले एग्जाम्पल भी इसके अंदर आते हैं, जैसे मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाऊं तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात की जाए तो उन कंपाउंड्स में तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा ना। फिर भी वेरी फास्ट में क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिनमें हीट रिलीज होती है, और अगर हीट बाहर रिलीज हो रही है इसका मतलब होगा जब दो कंपाउंड एक दूसरे में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खैर ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर हैं, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि वेरी फास्ट के अंदर ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे आपके ये कोई काम का नहीं है, बस बोर्ड क्लासेस के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले आप ये सब नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब आपका सेकेंड टाइप देखना। ठीक है ना, रिएक्शन का जो सेकेंड टाइप था, सेकेंड टाइप था आपका वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा, वेरी स्लो के बारे में देखते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी स्लो? अगेन आपको नाम से ही क्लियर होगा वेरी स्लो का क्या मतलब है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो कि कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है।
ठीक है ना, यानी कि रिएक्टेंट पार्ट से प्रोडक्ट पार्ट को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलोगे आप? ऐसी रिएक्शंस कहलाएंगी वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में आप यही लिखिए कि रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मच टाइम। ठीक है, जो कि ज़्यादा टाइम लेगी उसको क्या बोलोगे? वेरी स्लो। ज़्यादा टाइम ले रही है इसका मतलब स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम। ओके, और ये इतना ज़्यादा टाइम लेती है कि अगेन मैं एक और बात बोलूँगा कि इस टाइप की रिएक्शंस के लिए भी आप रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा रेट तो कैलकुलेट की जा सकती है लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे मैं इसका भी एग्जांपल देकर के आपको बताऊंगा। पहले आप वेरी स्लो के बारे में भी ये बातें लिखिए कि रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जो हमने पहले वेरी फास्ट में लिखा था वही वेरी स्लो में लिखना है। रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां भी हम रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है ना, वेरी स्लो रिएक्शन का जो एग्जाम्पल होता है ना वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम बोल सकते हैं, अच्छा आपने ये सुना है कभी कि आप ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर सकते हो? ठीक है, मतलब आप नहीं कर सकते, होता अर्थ क्रस्ट के अंदर है, बट ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज किया जा सकता है। ठीक, अब बहुत सारों के माइंड में आएगा कि ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड होगा। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का पार्ट, डायमंड भी कार्बन का पार्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा आसान नहीं है ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्यों आसान नहीं है? सालों लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट टेक्स मोर देन 100 ईयर्स। ठीक है, इतना ज़्यादा इजी नहीं है ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, कार्बन ग्रेफाइट से अगर आप कार्बन डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एग्जांपल रखेंगे हम वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि इस कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं है 1 डे या 2 डेज या 3 डेज या 1 वीक। ठीक है, इसका मतलब होता है मोर देन 100 ईयर्स। ठीक, तो ये बात आप मेंशन करना यहाँ पे, ग्रेफाइट से डायमंड में चेंज होने में यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है? मोर देन 100 ईयर्स। मोर देन 100 ईयर्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, रेट कैलकुलेट नहीं की जा सकती, देन अगेन वी कैन से कि ये वाली रिएक्शन, दैट मीन्स वेरी स्लो रिएक्शन भी हमारे कोई काम की नहीं है। ठीक है, बोर्ड क्लासेस में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए कि टाइम फैक्टर के बेस पे रिएक्शंस को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, 3 पार्ट्स में, बस उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो बोर्ड क्लासेस के लिए आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, हमारे जेई या फिर नीट की बात की जाए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए भाई, ठीक है, ये आपकी सेकंड रिएक्शन हुई, वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, योर थर्ड रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी यहां तक इनफ है। ठीक है, अब लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जितना पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जितना भी पढ़ाया है उसको आपने आई होप कॉपी में नोट डाउन किया होगा, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, बस एक बार उसको रिवाइज कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी इनफ है। थैंक यू।